नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एम विद सौरभ सर में। मित्रों, कल हम लोगों ने CDP की पहली क्लास अधिगम पढ़ा था। आज हम उसी कड़ी में आगे चलेंगे। आज हम लोग की दूसरी क्लास है और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे निवेदन है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम अब अधिगम के अगले चरण पे चल रहे हैं, यानी आगे अधिगम के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है अधिगम के बारे में। तो आइए हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट, कल हम लोगों ने अधिगम के बारे में पढ़ा था। तो अधिगम की मीनिंग कल हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी और कुछ मनोवैज्ञानिकों के बारे में हमने पढ़ा था और उनकी परिभाषाएं पढ़ी थी। साथ ही हमने अधिगम की कुछ विशेषताएं भी पढ़ी थी। उसी कड़ी में अब हम आगे चल रहे हैं और अधिगम के सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, अधिगम के सिद्धांत को दो अलग अलग भागों में व्यक्त किया गया है। एक जो होते हैं व्यवहारवादी, जिसमें वाटसन, वुडवर्थ और मैकडूगल आते हैं, और जिनके अंतर्गत थॉर्नडाइक का संवादवाद सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, हल का प्रबलन सिद्धांत और पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और गुथरी का समीपता सिद्धांत, ये आता है व्यवहारवादियों के अंतर्गत आता है। यानी जो व्यवहार पे ज़्यादा जोर देते हैं, ऐसे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जिनमें थॉर्नडाइक महोदय हो गए, स्किनर हो गए, हल हो गए, पावलोव हो गए, गुथरी हो गए, ऐसे महोदय। और दूसरा जो इनका भाग है वो है गेस्टालवादी। तो मित्रों, जो गेस्टालवादी हैं उनमें कोहलर का सूझ का सिद्धांत है, कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत है, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है और ब्रूनर का सिद्धांत है, आशुबेल का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो कहने का मतलब, अगर हम बात करें तो अधिगम को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक जो व्यवहारवादी हैं और एक जो गेस्टालवादी हैं। तो व्यवहारवादियों के अंतर्गत जो मनोवैज्ञानिक आते हैं और गेस्टालवादियों के जो के अंतर्गत जो मनोवैज्ञानिक आते हैं, हमें उनको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, या निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है, उसमें हमको आंसर देना होगा। ऐसे ही गेस्टालवादी में भी पूछ लेगा। तो इन सब का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन सब का नाम आप याद कर सकते हैं और आपको याद कर लेना चाहिए। देखो, व्यवहारवादी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें वाटसन है, वुडवर्थ है, मैकडूगल हैं, थॉर्नडाइक हैं, स्किनर हैं, हल हैं, पावलोव हैं, गुथरी हैं। और वहीं दूसरी तरफ गेस्टालवादी में कोहलर है, उसके बाद कुर्ट लेविन है, बंडूरा है, पियाजे हैं और ब्रूनर हैं, और साथ में आशुबेल हैं। तो मित्रों, ये रहे कुछ वैज्ञानिकों के नाम जो व्यवहारवादी हैं और गेस्टालवादी हैं। तो ऐसे मनोवैज्ञानिकों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे देखेंगे कि तो मित्रों, ये हैं थॉर्नडाइक महोदय, जिनकी फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं। तो ये थॉर्नडाइक महोदय का संबंधवाद का सिद्धांत है। इस संवादवाद के सिद्धांत को हम आगे समझेंगे कि किस तरीके से है। ये देखिए, यहाँ पे इनकी तस्वीर लगी हुई है और ये इनका सिद्धांत है। हम लोग इनके बारे में अब पढ़ने चल रहे हैं। तो मित्रों, पहले हमें थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लें कि मित्रों, इसका जो प्रतिपादन किया संबंधवाद का, वो थे थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम था एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। इसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। मित्रों, ये जरूर याद रखिएगा कि संबंधवाद को ही उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। जब कोई उद्दीपक प्राणी से समक्ष उपस्थित होता है, तब वह उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया के सही अथवा संतोषजनक होने पर उसका संबंध उस विशेष उद्दीपक से हो जाता है जिसके कारण प्रतिक्रिया की गई है। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच एक प्रकार
की संबंध अथवा संबंध बन जाती है, जिसे उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंधन या एसआर बॉन्ड कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एसआर बॉन्ड, आप इसको जरूर याद रखिए। अधिगमकर्ता के परिणाम से संतुष्ट होने पर वह संबंध मजबूत होते हैं और परिणामों की संतोषप्रद न होने पर बंधन कमजोर होते हैं। जब किसी विशेष उद्दीपक तथा विशेष अनुक्रिया के बीच संबंध बन जाता है, उस विशेष उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर उससे संबंधित विशेष अनुक्रिया को शीघ्रता से करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जीव की सीखने की प्रक्रिया प्रयास एवं त्रुटि पर आधारित होती है। थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग बिल्ली, चूहे तथा मुर्गियों पर किए थे। तो ये तो मित्रों थी थॉर्नडाइक के बारे में कुछ जानकारी। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से, यानी व्यक्तिगत उदाहरण के माध्यम से उद्दीपक और अनुक्रिया को समझा देना चाहता हूँ कि वास्तव में उद्दीपक अनुक्रिया क्या है। उद्दीपक मतलब जब मनुष्य किसी भी चीज को देखता है और उसको देख करके उसे ये प्रतीत होता है कि उसको प्राप्ति करने के लिए अब उसे कुछ क्रिया करनी चाहिए, तो मित्रों वही अनुक्रिया होती है। जैसे थॉर्नडाइक की बिल्ली ने जब अपने सामने देखा कि उसके सामने भोजन रखा हुआ है और उसे एक पिंजड़े में बंद किया गया है, तो उस बिल्ली ने बहुत हाथ पैर मारे, उसने कोशिश की पिंजड़े को खोलने के लिए। और जब पहली बार जब बिल्ली पिंजड़ा खोल के बाहर आई तो वो बाइलक पिंजड़ा खुल गया, क्योंकि उसका पैर गेज पे पड़ा और जिससे वो पिंजड़ा खुलने वाला था, तो वो पिंजड़ा खुल गया और उसने भोजन कर लिया। दोबारा जब उसी बिल्ली को उसमें बंद किया गया, तब बिल्ली ने फिर वही प्रयास किया और अब जिस रास्ते से वो बाहर गई थी, जहाँ पे उसका पैर पड़ा था, वहीं पर वो बार बार कोशिश करने लगी। और जब कोशिश करने लगी तो फिर उसका पैर गेज पे गया और दरवाजा खुल गया और उसने भोजन ग्रहण किया। ये प्रक्रिया सतत चलती रही, यानी लगातार कई बार ऐसा हुआ। और अंत में बिल्ली ने देखा कि एक बार में वो अपने पैर को गेज पे रखती थी, दरवाजा खुलता था और बिल्ली भोजन ग्रहण कर लेती थी। कहने का मतलब बिल्ली ने कई बार प्रयास किया, त्रुटि हुई, लेकिन धीरे धीरे प्रयास और त्रुटि के माध्यम से उसको सफलता प्राप्त हो गई और उसे भोजन मिलने लगा। अब यही आप अपने व्यवहारिक जीवन में देखिए। अब आप लोग याद करिए अपना अपना कॉलेज का समय, जब आपको कोई उद्दीपक नल के पास मिल जाता था तो आप बार बार अनुक्रिया करते थे, जब तक कि आपको उसका किया गया परिणाम नहीं मिल जाता था, तब तक आप क्या करते थे, अनुक्रिया करते थे। तो उसी चीज से इसको भी जोड़ के देखिए, आपको यह बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और जब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक संबंध बन जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध कहते हैं, या इसे ही एसआर बॉन्ड कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछता है एसआर बॉन्ड है, एसआर थ्योरी किसने दिया है, तो वहाँ पे थॉर्नडाइक महोदय जी का नाम आ जाएगा। तो अब हम आगे देखेंगे इनके सिद्धांत के बारे में कुछ और जानकारियाँ। इनके सिद्धांत में देखिए, थॉर्नडाइक के संबंध अधिगम सिद्धांत की प्रमुख सैद्धांतिक बिंदु इस प्रकार हैं। अधिगम में प्रयास एवं त्रुटि समाहित होती है। देखो भाई, सीखने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, फिर उसमें त्रुटि भी होगी और फिर आप उससे सीखेंगे भी। यानी कहने का मतलब इनका मानना है थॉर्नडाइक महोदय का कि इंसान त्रुटियों से ही सीखता है, या कोई भी प्राणी है वो त्रुटियों के माध्यम से ही सीखता है। अधिगम संबंधी या संबंधों के बनने का परिणाम है। अधिगम संज्ञान पर आधारित न होकर प्रत्यक्ष होता है। अधिगम मतलब संज्ञान मतलब ज्ञान, यानी हमारे ज्ञान पर आधारित नहीं है, बल्कि वो हमारे प्रत्यक्ष यानी हमारे प्रयत्नों का प्रतिफलन होता है। यानी हम जो प्रक्रिया करते हैं उसका प्रतिफल होता है, जो कि प्रत्यक्ष होता है। अधिगम सूक्ष्म सूझ युक्त ना होकर उत्तरोत्तर होती है। यानी अधिगम जो है वो सूझ नहीं, यानी सोच समझ के नहीं होती है, बल्कि लगातार करते करते वो हमारी क्या बन जाती है, आदत बन जाती है, और यही हमारा क्या हो जाता है, अधिगम बन जाता है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर 3 प्रमुख नियम एवं 5 गौण नियमों का प्रतिपादन किया था, जो कि इस प्रकार है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इनका पहला नियम अभ्यास का नियम है, दूसरा प्रभाव का नियम है, और तीसरा जो है वो तत्परता का नियम है। ये जो कि है ये इनके
3 मुख्य नियम हैं और इन्होंने 5 गौड़ नियमों के बारे में भी बताया है। मित्रों, इन्होंने अभ्यास के नियम में क्या बताया है? इन्होंने बताया कोई भी अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच का जो संबंध है वो अभ्यास से और मजबूत होता है। यानी जब कोई प्राणी बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करता है तो वह उसमें निपुण हो जाता है, और जब वो निपुण हो जाता है तो उसको प्राप्त कर लेता है, वो परिणाम को प्राप्त कर लेता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अभ्यास करने से अनुक्रिया और जो है उद्दीपक के बीच का जो संबंध है वो मजबूत होता है। यही थार्नडाइक महोदय ने बताया है। अब अगला है प्रभाव का नियम, और प्रभाव का नियम में यह होता है कि मित्रों, इनका दूसरा है प्रभाव का नियम। इस नियम को संतोष का नियम भी कहते हैं। जिस कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है उसे वह बार बार करता है। जिन कार्यों से असंतोष मिलता है उसे वह नहीं करना चाहता है, उन्हें वह नहीं करना चाहता है। यानी जिन कार्य को करने से उनमें असंतोष की भावना प्रकट होती है। यानी संतोषप्रद परिणाम व्यक्ति के लिए शक्तिवर्धक होता है तथा कष्टदायक असंतोषप्रद परिणाम अनुक्रिया के बंधन को क्या करता है? कमजोर बना देता है। कहने का तात्पर्य यह है, इस नियम में आप सीधे सीधे ये समझ सकते हैं कि आप वही कार्य करना पसंद करते हो जिससे आपको संतोष मिलता है, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होती है, जिससे आपको सुख मिलता है। और जिससे आपको असंतोष मिलता है या जिससे आपको आनंद नहीं आता है, आप वह कार्य नहीं करना चाहते हो, तो ये प्रभाव के नियम के अंतर्गत आता है। और इस तरीके से अनुक्रिया और बंधन का जो संबंध है वो क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाता है। यानी अनुक्रिया और संबंध के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या बन जाता है? कमजोर बन जाता है। और इसी में एक महोदय हैं हिलगार्ड तथा बायान ने इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा है कि प्रभाव के नियम में किसी उद्दीपक व अनुक्रिया का संबंध उसके प्रभाव के आधार पर मजबूत कमजोर होता है। यह संबंध ऐसा होता है कि उससे जब व्यक्ति में संतोषजनक प्रभाव होता है तो उसमें संबंध की शक्ति बढ़ जाती है, और जब संबंध ऐसा होता है कि उससे व्यक्ति में असंतोषजनक प्रभाव होता है तो शक्ति का स्वतः ही कम हो जाती है। यानी शक्ति स्वतः ही कम पड़ जाती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको समझ सकते हैं कि जब आप किसी काम को करने के लिए आपका मन जो है आपको संतोष मिले, आपके मन को संतोष मिले, तो आप वो काम करने के लिए तत्पर रहेंगे, आप उत्सुक रहेंगे और वो काम आप बड़ी सरलता से कर सकते हैं। और जिस काम को करने के लिए आपको संतोष नहीं मिलता है, उस काम में करने में आपका मन भी नहीं लगेगा और वह काम आप पूरी तरह से अच्छे से नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब वहाँ पे अनुक्रिया और अनुक्रिया का जो संबंध है वो क्या हो जाएगा? कमजोर पड़ जाएगा। ऐसा इन्होंने इसमें बताया है। आइए मित्रों, अब हम देखते हैं इनका तीसरा सिद्धांत जो कि है तत्परता का सिद्धांत। मित्रों, इनके मुख्य नियम का जो तीसरा नियम है वो तत्परता का नियम है। इस नियम का तात्पर्य है कि जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है तो वह प्रक्रिया है। यदि वह कार्य करता है तो उसे आनंद देता है, जब कार्य नहीं करता है तो कष्ट व तनाव उत्पन्न करती है। जब वह सीखने को तैयार नहीं होता है अथवा उसे अधिगम हेतु बाध्य किया जाता है तो वह जुझलाहट अनुभव करता है। रुचिकर कार्य करने में प्राणी को आनंद की अनुभूति होती है और अरुचिकर कार्य सीखने से असंतोष का अनुभव करता है। यानी कहने का मतलब ये है मित्रों कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए इंटरेस्ट उसमें रहेगा, कार्य करने के लिए तत्पर तभी होगा जब उसमें इंटरेस्ट रहेगा। यानी आप कार्य को कैसे रुचिकर बना सकते हैं जिससे व्यक्ति वो काम करने में इंटरेस्ट ले और उसमें इंटरेस्ट लेके काम करे। जब वो इंटरेस्ट लेकर के काम करेगा तब उसको क्या होगा? आनंद की अनुभूति होगी। और आप जब किसी को जबरदस्ती काम करने के लिए बाध्य करोगे तो उसमें क्या महसूस करेगा? वो झुझलाहट महसूस करेगा और ऐसी स्थिति में जो कार्य होगा वो रुचिकर पूर्ण नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है, अगर हम कक्षा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बालक को जब आप शिक्षा देते हो तो आपको आपका जो क्लास है, जो आपका आपकी
पाठ्य प्रस्तावना है, ये सब इतनी रुचिकर होनी चाहिए ताकि बालक स्वतः ही उसमें इंटरेस्ट ले सके। ऐसा माहौल क्रिएट करना है क्लास में जिससे कि बालक सही दिशा में शिक्षा ग्रहण करने में रुचि ले सके। तो यही है इनका तत्परता का नियम। आगे है थार्नडाइक के द्वारा इन नियम के अंतर्गत निम्न बातों की व्याख्या की गई है, जो कि आपको इस प्रकार दी गई है। व्यवहार करने वाली संवाहक इकाई तत्परता होती है, जो व्यवहार करने से संतोष की अनुभूति होती है। व्यवहार करने वाली इकाई जब कार्य करने को तत्पर नहीं होती है तो उस समय कार्य करना मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। व्यवहार करने वाली इकाई को जब बलपूर्वक कार्य कराने का प्रयास किया जाता है तो उसे असंतोष, कष्ट एवं तनाव की अनुभूति होती है। जैसे आप किसी बालक को कोई काम जबरदस्ती कराना चाहो और वो करना नहीं चाहता है, तो बालक क्या महसूस करेगा? तनाव महसूस करेगा। बालक क्या महसूस करेगा? झुंझलाहट महसूस करेगा, उसे गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता, क्योंकि वो काम रुचिकर नहीं है। जैसे आप सोच लो, कोई सीरियल आ रहा है, बच्चा वो सीरियल देना चाहता है और माँ बाप क्या कहते हैं? मार के बोलते हैं कि चल बेटा पढ़ाई कर, पढ़ने बैठ जा, तो पढ़ाई करनी है। तो बालक का मन पढ़ने में लगेगा? बालक का मन तो टीवी में लगा हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, जब तक उसकी रुचि नहीं होगी पढ़ने में, जब तक उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक वह कार्य नहीं करेगा, और तब तक वह कार्य उसके लिए क्या होगा? कष्टप्रद होगा। तब तक वह कार्य उसके लिए तनावग्रस्त होगा। इसके लिए जब उसमें खुद रुचि पैदा हो जाएगी, तब वह कार्य करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और वो कार्य में लग जाएगा और कार्य को करेगा। तो ये इनका तीसरा जो है मुख्य नियम था मित्रों। तो आज हमने थार्नडाइक का तीसरा नियम, तत्परता का नियम तक पढ़ा है। इसके आगे हम उनके गौड़ नियम और अन्य चीज़ों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मित्रों, आज के लिए हम यहीं पर अपनी क्लास को विराम देते हैं। और अभी तक जिन मित्रों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल एम विद सौरभ सर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी बेहतरीन शिक्षा के लिए सीटेड और यूपीटेड की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम लोग आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। अभी ये हमारी शुरुआत है, तो इस तरीके से आप हमारा सपोर्ट करिए ताकि हम आप सबको एक बेहतर क्लास दे सकें। तो मित्रों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद,